अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे फेटअप के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वह जून 2018 से फेटअप की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और आप जानते हैं कि ग्रे लिस्ट में दोबारा से पाकिस्तान को डाल दिया गया है। बात करेंगे फेटअप के हवाले से बुनियादी तौर पर, और फेटअप के जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के हवाले से जो बयान दिया उसको इस वीडियो का सबसे पहले हिस्सा बनाएंगे और फिर बात करेंगे कि जो फेटअप है वो किस तरह से काम करता है और फिर देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को फेटअप में डालने के हवाले से जो है टारगेट किया गया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, जिसकी कोई वजूहात जो बुनियादी तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन जो फेटअप है उसके बुनियादी तौर पर जितने अदाद शुमार उसने बुनियादी तौर पर जारी किए हैं उससे उसकी जो मुनाफकत है वो वाज़ेह तौर पर सामने होकर वो मुकम्मल तौर पर सामने आ जाती है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि फेटअप के जो सदर हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फेटअप के जो सरबराह हैं मार्स प्लिया इनका नाम है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट यानी ग्रे लिस्ट में रहेगा, मगर पाकिस्तान ने 34 में से 30 निकात पर वसी तौर पर अमल दरामद कर लिया है बुनियादी तौर पर, यानी 34 में से 30 निकात पर अमल किया है बुनियादी तौर पर। और इसी तरह पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो 27 निकात थे उसमें से 26 निकात पर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अमल किया बुनियादी तौर पर। अगर मजमूई लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने 7 में से 4 निकात पर बुनियादी तौर पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है। तो बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि बुनियादी तौर फेटअप किस तरह से काम करता है, व्यूअर्स आपको पता होना चाहिए कि इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं बुनियादी तौर पर फेटअप के। ये 1989 में बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश हुआ G7 के इजलास के दौरान, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि आप टेरर फाइनेंसिंग जो है दहशतगर्दी की माली मुआवनत है वो बुनियादी तौर पर रोका जाए उसको, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बुनियादी तौर पर पैसा जाता है उसको भी बुनियादी तौर पर रोका जाए। और आप जानते हैं हर साल तकरीबन 1000 अरब डॉलर जो है वो एशिया से या गरीब ममालिक से यूरोप में मुंतकिल होता है, और इस हवाले से जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार आपके सामने हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर असल बात करने की ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो अदारा है बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। इस हवाले से इसके एक रीजनल दफातर भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनसे अदाद शुमार हासिल करते हैं और उन अदाद शुमार के नताइज के तौर पर कि कितने ममालिक ने किस हद तक अमल किया है उसके नतीजे में ममालिक को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है बुनियादी तौर पर। अब अगर बात करें कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर फेटअप की ग्रे लिस्ट में पहले भी रह चुका है, और जो पाकिस्तान है बुनियादी तौर पर अब जून 2018 से अब तक जो है ग्रे लिस्ट में ही है। इसके बुनियादी तौर पर दो ग्रे लिस्टें होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में बुनियादी तौर पर यह होता है कि वो ममालिक होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्हें ऑब्जर्विंग लिस्ट में बुनियादी तौर पर डाल दिया जाता है कि बुनियादी तौर पर उनकी निगाह है फेटअप की बुनियादी तौर पर इस ममालिक के हवाले से, और बुनियादी तौर पर अगर वो इस से निकलना चाहता है तो बुनियादी तौर पर उसे जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो है बुनियादी तौर पर उसको उस पर अमल दरामद जो करवाना होगा या करना होगा। और दूसरी लिस्ट जो होती है वो बुनियादी तौर पर ब्लैक लिस्ट होती है। वो जो ब्लैक लिस्ट होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर नॉन कोऑपरेटिव जो कंट्रीज होती हैं उनको उसमें डाल दिया जाता है बुनियादी तौर पर, और उन पर बहुत सी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। और फेटअप के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि 2012 से 2015 में भी फेटअप की लिस्ट में रह चुका है और फिर बाद में पाकिस्तान निकला, लेकिन जून 2018 से 2021 अब आ चुका है। तो इसका इजलास भी पिछले दिनों हुआ तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। अब इससे 4 चीज़ें जो है वो ममालिक पर असरअंदाज होती हैं या मुल्क पर उस जमाने भी पाकिस्तान पर असरअंदाज हुई, पाकिस्तान को बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? एक तो आप IMF वर्ल्ड बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक होते हैं उनसे आप कर्ज जो लोन की सूरत में हासिल होता है वो आप नहीं ले सकते, हालांकि वो सूद में ही आपको बुनियादी तौर पर कर्ज दिया जाता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन साथ ही साथ आप जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है या ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इससे एक तो आप लोन ही हासिल कर सकते हैं और आप पर इन्हीं बैंकों की तरफ से जो बुनियादी तौर पर मुआशी पाबंदियां जो है वो आयद कर दी जाती हैं, और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल तजारत है जो बुनियादी वो भी आपकी कम से कम कर दी जाती है। और इंटरनेशनल बाइकआउट यानी मगरबी ममालिक की बुनियादी तौर पर कहना चाहिए मगरबी ममालिक की तरफ से आप पर तजारती जो आपका बाइकआउट कर दिया जाता है और आपकी तजारत को महदूद आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की जो है भरपूर कोशिश की जाती है, जो बुनियादी तौर पर अब वाज़ेह तौर पर होती भी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर जिस तरह से हम कह सकते हैं रगेदा जा रहा है उसको मुनाफकत भी हम वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस जब हम करते हैं फिर। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है उसका नाम है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च
इंस्टीट्यूट IPRI, वो कहता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैड द लोएस्ट रेशियो ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ FATF एक्शन प्लान। यानी पाकिस्तान सबसे कम ऐसे ममालिक में शामिल है जिसने यानी पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी जो नकात है या उसके जो पॉइंट्स थे FATF के, उस पर सबसे ज़्यादा अमल दरामद किया, और जो जिन्होंने अमल नहीं किया उनकी जो है तादाद के लिहाज से वो ज़्यादा है। फिर इस हवाले से जो बुनियादी तौर पर उसने जो अदाद शुमार जारी किए हैं कि वो ममालिक जिसने अमल दरामद नहीं किया FATF के नकात पर, उनकी रेशो क्या है। अब पाकिस्तान की रेशो जिसमें कम से कम पाकिस्तान ने अमल दरामद किया तो पाकिस्तान की रेशो बनती है 12.5%। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 12.5%। अब आगे देखें, फिर वो बात करता है कि इंडिया जो 7.5% है, और इसी तरह जो श्रीलंका है वो 22% है, लेकिन इसमें जो तुर्की है वो 30% है, जॉर्जिया है 32% है, बरतानिया है 5% है, फ्रांस 25% है। पाकिस्तान कितना है 22%, 12%, और जो फ्रांस है वो 25% है, जो जिसे हम कह सकते हैं जॉर्डन है वो 52% है, इसी तरह माली 47% है, और बुनियादी तौर पर जो अमेरिका है वो 22% है। आपको पाकिस्तान का फिगर याद में जहन में रहे कि पाकिस्तान 12% है और 22% अमेरिका है, और फ्रांस 25% ऐसे ममालिक में शामिल है जिसने कम से कम अमल किया है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, दहशतगर्दी को माली मुआवनत के हवाले से। उसकी मैं आपको कुछ मिसालें भी बुनियादी तौर पर देता हूं। बांग्लादेश 10% है, इसी तरह फिलिपीन 12.5% है, पाकिस्तान ही की तरह जापान जो है वो 27% है। यानी आप देखते हैं कितनी बड़ी तादाद है। साउथ कोरिया 20% है, और नॉर्थ कोरिया जो है, और इसी तरह उसकी भी हम कह सकते हैं कि तादाद बनती है। और दूसरा अगर रशिया का ले लें तो वो 12.5%, यानी पाकिस्तान ही के जितना। लेकिन रशिया को डाला गया है ब्लैक लिस्ट में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं अमेरिका की रेशो बहुत ज़्यादा है, उसको बिल्कुल भी ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया, और या ब्लैक लिस्ट में बल्कि होना चाहिए था जितनी ये रेशो हो बताई जा रही है। इसी तरह हम फ्रांस की बात कर ले तो 25% है, नहीं डाला गया। जापान की बात कर ले तो 27.5% है, लेकिन उसको बुनियादी तौर पर ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया। इसी तरह साउथ कोरिया की बात कर ले वो 20% है, और बुनियादी तौर पर, और श्रीलंका की बात कर ले तो वो 22.5% है, लेकिन बुनियाया गया है उर्दन को, तुर्की को, पाकिस्तान को और माली, जो कि तीनों ही इस्लामी ममालिक बुनियादी तौर पर नजर आते हैं, और उस हवाले से जो है चीज़ें डिस्कस भी जा रही है। ये एक तरह से मुनाफकत जो है वो खुलकर बुनियादी तौर पर सामने आई है कि बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी रेशो जो अमल दरामद नहीं कर रही FATF के जो हम कह सकते हैं उसके नकात पर, तो पाकिस्तान जो जिसने अमल दरामद किया और खुद इसका इदराक है, और इदराक जो उसके सदर हैं वो भी करते हैं, और लेकिन पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, मुआशी बाइकआउट करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, आपका इंटरनेशनल जो तजारत है, आप अपनी चीज़ें दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच नहीं सकते बुनियादी तौर पर, और आपके जो मालियाती अदारे हैं वो आप पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। एक तो आपको कर्ज नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी एक पूरा एक जो सर्कल है कि बुनियादी तौर पर एक तो आप कर्ज नहीं ले सकते, और दूसरा आप पर पाबंदियाँ, और अगर कर्ज ले भी तो उस पर जो है 4 से 5-6 गुना जो है वो कर्ज भी बुनियादी तौर पर आपको अदा करना होता है। अब ये जो बुनियादी तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से स्टैंस लिया है। अब तुर्की की लेके तो तुर्की की बात करें तो तुर्की को बुनियादी तौर पर जो कश्मीर के बारे में तैयब अर्दोगान जो बोलते हैं उस हवाले से जो उनको बहुत ज़्यादा मगरबी ममालिक को जो चुभता है चीज़, और पैलेस्टीन के हवाले से जो बोलते हैं, और इस्लामोफोबिया के हवाले से वो भी खुलकर अपने जो नज़रियात है उसका इजहार करते हैं, जिसके नतीजे में अब वेस्टर्न जो पावर्स है बुनियादी तौर पर जिसका बेसिकली हम कह सकते हैं इकोनॉमी की एक पूरा कब्जा है बुनियादी तौर पर, या उनके बुनियादी तौर पर गिफ्ट में बुनियादी तौर पर है, तो वो अपने इन पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम रेशोज के बावजूद जिस खुद ही इसी अदारे की हुई बुनियादी तौर पर अब ये जो नकात है या जो अदाद शुमार है उसके नतीजे में अगर देखो तो उसकी मुनाफकत जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले तो मैं हम बात कर लेता हूँ फ्रांस की मिसाल यूँ ले ले। अब व्यूज़ आपको याद होगा, मैं लिंक भी उस वीडियो का दे दूंगा कि फ्रांस ने 2013 से 14 में फ्रांस की एक सीमेंट की फैक्ट्री ने दाश के जरिए इस्तेमाल किया गया सीमेंट की फैक्ट्री जो फ्रांस की कंपनी थी जो सीमेंट बेचती थी शाम के अंदर वो, और जो फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका जो इंटेलिजेंस विंग है उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, दाश को फंडिंग करता रहा, और वहाँ पर जो है बुनियादी तौर पर जो दूसरे इलाकाई ग्रोह हैं जो बुनियादी तौर पर हिजबुल्ला होगी या ईरान के जितने भी बुनियादी तौर पर वहाँ पर हम कह सकते हैं असर रसूख है, उस हवाले से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए दाश को बुनियादी तौर पर फंडिंग करता रहा। और उस हवाले 2018 में केस भी चला अदालत में इस
चीज़ का एतराफ़ भी किया। उनका जो इंटीरियर जब वजारत उनकी दाखिला थी, उनका जो इंटेलिजेंस विंग के जो ऑफिसर थे, उन्होंने उस हवाले से जो एतराफ़ भी किया और इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट करार देते हुए इस मामले पर अदालत की तरफ से भी पर्दा डाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और पाकिस्तान जो जून 2018 से जो बुनियादी तौर पर इस फैटफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, वो फ्रांस ही ने उसके खिलाफ वोट दिया। लेकिन कहा तो ये जाता है, लेकिन मगरबी ममालिक की तरफ से और इंडिया ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि बुनियादी तौर पर इंडिया ने पूरी भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा जाए। दर हकीकत उनके जो हम कह सकते हैं वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान को मोदी हुकूमत ने ग्रे लिस्ट में रखा। वो आपको 18 जुलाई 2021 का उनका बयान सुनाऊँ तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहे। मोदी हुकूमत ने ये यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान जो है फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहे। फिर वो एक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इसको इंडोर्स भी किया था बुनियादी तौर पर, और दफ्तर जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के जयशंकर, उन्होंने कहा था बुनियादी तौर पर इंडिया ही की कोशिश है पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर ग्रे लिस्ट में मौजूद है और पाकिस्तान जो है फ्रांस की वजह से ग्रे लिस्ट में रहा। लेकिन बुनियादी तौर पर फ्रांस के अब मगरबी ममालिक की ये मुनाफकत आप देख सकते हैं व्यूअर्स। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में रखा गया, जिसके मुकम्मल सबूत है फ्रांस के जो टेरर फाइनेंसिंग करता रहा 2013 से 14 के दौरान, उसका सबूत अदालतों में भी पेश कर दिया गया और वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ पर चीज़ को दबा दिया गया। लेकिन फैटफ को फ्रांस को बुनियादी तौर पर फैटफ की लिस्ट में नहीं डाला गया। आपको यह भी याद रखना चाहिए जो फैटफ का हेडक्वार्टर है या सेक्रेटेरिएट है वो बुनियादी तौर पर फ्रांस से ही के अंदर है और यहीं पर इसका जो है तसीस या यहीं पर इसका जो हम कह सकते हैं जन्म हुआ था बुनियादी तौर पर। तो ये एक तरह की मुनाफकत है जो मगरबी ममालिक की तरफ से एक तरह से उछल कर या बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक वजह जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक तो इस्लाम के हवाले से जो एक कैटेगरी पाकिस्तान का एक जो मौक़िफ़ है, या जिस तरह से पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह अंदाज से बोलते हैं वो मगरबी ममालिक को किसी भी तरह से नाकाबिले उनके लिए बर्दाश्त है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से जो तकारीर की, उस हवाले से उनको बुनियादी तौर पर जो हम कह सकते हैं वो किसी भी सूरत उनको बर्दाश्त नहीं हुआ या हम कह सकते हैं कि हज़म नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया कि एक तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में अब जो है ये भी चीज़ें दोबारा से उछाली जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिया, लेकिन पाकिस्तानी के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर इंडोर्स कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इसलिए फैटफ में रखा गया कि पाकिस्तान को ताकि दबाया जा सके, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पाकिस्तान एक तो सरजमीन जो है पाकिस्तान की किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा या होने की इजाज़त नहीं देगा। और आपको वो व्यूअर्स वज़ीर आज़म इमरान खान के एब्सोल्युटली नोट वाले जो है वो कमेंट्स भी बुनियादी तौर पर याद है। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया कि बुनियादी तौर पर फैटफ के जो पाकिस्तान है वो तालिबान अपना असर और रसूख को इस्तेमाल करे और जो अमेरिका के जो एजेंडाज है या उसके बुनियादी तौर पर इक़दार हैं जो इंसानी हकूक़ के नाम पर वो जो हम कह सकते हैं उसको वाज़ेह करने की कोशिश करता है, वो दर हकीकत पाकिस्तान पर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उन पर असरअंदाज हो। तो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ से इनकार कर दिया। अब बुनियादी तौर पर ये दो चीज़ें थी, कश्मीर का मामला ले लें, इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरनेशनल मीडिया पर बुनियादी तौर पर जो है इस्लाम के हवाले से जो मौक़िफ़ है, पर्दे के हवाले से इन मामला को बुनियादी तौर पर बुनियाद बनाते हुए मगरबी ममालिक ने बुनियादी तौर पर इस चीज़ का जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाया ताकि पाकिस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाबंदियाँ लग सके। आप जानते हैं कि IMF की तरफ से लोन नहीं मिल रहा, उसकी बुनियादी वजूहत यही है कि बुनियादी तौर पर IMF जो है अपनी शराइत जो है कड़ी से कड़ी लगाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो कम से कम शराइत जो है वो चाहता है कि वो की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन IMF की जो शराइत हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान को ये इंटरनेशनल अदारे हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ भी अब इस्तेमाल किया गया है। कर्जे के हवाले से पाकिस्तान को जो सहूलत मिलनी थी, जो कि एक माहिदे के तहत मिलनी थी, वो भी नहीं दी जा रही और पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में अब जो है कम से कम किया जाएगा। और पाकिस्तान को GSP प्लस जो स्टेटस है, जो कि जो भी ममालिक के साथ तजारत के हवाले से जो है जो उस पर जो हम कह सकते हैं जो टैक्स है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो भी पाकिस्तान के अंदर TLP के जलसे को बुनियाद बनाते हुए वो भी उसको पाकिस्तान को उस वक्त जुज़वी तौर उस वाले से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अब जो भी चीज़ बुनियादी तौर पर वहाँ पर हम कह सकते हैं भेजेगा या हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर बरामद करेगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा, जो कि GSP प्लस स्टेटस के जरिए से ख़त्म हो जाता था। तो पाकिस्तान को हर तरफ से बुनियादी तौर पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो व्यूअर्स आपको सबसे पहले तो ये आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान
को बुनियादी तौर पर किस 12.5% पाकिस्तान का नॉन कंप्लाइंस की रेशो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेशो अगर हम बात करें तो अमेरिका की वो 22.5% बनती है, इसी तरह 27.5% जापान की बनती है, न्यूजीलैंड की 30% बनती है, जॉर्जिया की 32.5% बनती है, साउथ कोरिया की 20% बनती है, तो रशिया की 12.5% बनती है। तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को दर हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा टारगेट करने के हवाले से निशाना बनाया गया है, ताकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के मामले के लेकर अपने मौक़िफ़ को जो है उसमें नरमी पैदा करे और अमेरिका के जो मफादात हैं उनको, या यूरोप के मगरिब के जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करे, और बुनियादी तौर पर अपना जो असर रसूख है या अमेरिका के जो मगरबी ममालिक के जो मफादात हैं उनके नतीजे में या उनकी शराइत को दर हकीकत मानते हुए पाकिस्तान तालिबान पर अपना असर रसूख को जो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस खित्ते में बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के सिवा कोई भी बड़ा जो है बुनियादी तौर पर कोई भी बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान जो बुनियादी तौर पर इस खित्ते के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए एक हम कह सकते हैं मरकज़ निगाह बना हुआ है। उसके जो है असर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ते हैं बल्कि जो इलाकाई ममालिक है पूरे रीजन पर इसके असरात वाज़ेह तौर पर या बुनियादी तौर पर असर अंदाज होते हुए दूसरे ममालिक भी नजर आते हैं। तो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इसलिए ग्रे लिस्ट में डाला गया है। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कैटेगोरिकली मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान की सॉवरेंटी के हवाले से उनका जो एक डट कर जो वो मौक़िफ़ बयान करते हैं या बिल्कुल वाज़ेह करते हैं, और पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बनाई और वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के हवाले से उसी चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। और जो आदाद शुमार व्यूज़ आपको दिए गए हैं या सुना दिए गए हैं उससे आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।